बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों। आप कहेंगे आज इतने जोश में क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब मुश्किलें आती हैं तो जो साबित कदम होते हैं, जिनके अंदर दम खम होता है, उनकी जो है ना जुर्रत में और उनकी जान फिशानी में और उनकी काबिलियत में ज़्यादा जोश आता है। तो मेरी तरफ से जनाब मेजर आदिल राजा की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम आदिल, वेलकम टू। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। सर एक ने मेरे से पूछा, दुआ से शुरू करते हैं, हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारे आमीन काम को आसान बना दे, हमारी आमीन ज़बान की गहराई खोल दे ताकि कोई सब लोग हमारी बातें समझ सकें। आमीन। आदिल, अपने पेट्रन्स का शुक्रिया अदा करते हैं, देखने वाले सुनने वालों का शुक्रिया अदा, उनके कमेंट्स क्रिटिसिज्म का, दुआओं का शुक्रिया अदा कर। एक साहब ने मेरे से कहा, भाई साहब आप थकते नहीं हैं, आप और आदिल राजा थकते नहीं हैं। मैंने कहा कि दुनिया को चलाने के लिए ना जो चीज़ है ना वो है चैलेंज। और इमरान खान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, अगर मुझे मिल गई मैं वो कोशिश करूंगा कि इसमें प्रोग्राम में वो दिखाऊं। उन्होंने कहा कि अगर मैं सुबह उठा और मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं हुआ तो मैं मेरी तो जिंदगी बेमानी हो जाएगी। तो ये जिंदगी का मकसद ही है जस्तजू, जिंदगी का मकसद ही है चैलेंज। जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने अंदर का आसिम मुनीर मारना, अपने अंदर के बाजुए को मारना, अपने अंदर के यजीद को मारना, अपने अंदर के दज्जाल को, शैतान को मारना। ये जंग है। जब आप ये जंग करते हैं ना तो फिर आप बाहर वाली जो जाहिरी जंग है, जो इस दुनिया की जंग है, जो छोटी सी जिंदगी की जो जंग है ना, उसके लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। असल जिसकी तैयारी करनी है, जिसके लिए हथियार अपने ईमान का, तवक्कल का मैं और आदिल बना रहे हैं, वो आखिरत की जंग है। वो आखिरत में जाके अल्लाह सुब्हान ताला के सामने सर रुकू होके पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमने आपने जो जंग लड़ने के लिए कहा था वो हमने सही लड़ी, अपने अंदर पहले लड़ी सही और बाहर लड़ी। उसके लिए कैसे थक सकते? कोई थक सकता है ऐसी जगह? अल्लाह तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह। सर कि तुंदिए बादिए मुखालिफ से न घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाय हाय हाय, क्या बात है आदिल, ऐसे लेके चलती है। और वो सामने से आती है, रेजिस्टेंस होती है, चलती है। वो कहते हैं जो किश्ती पोर्ट्स के अंदर खड़ी है ना, वो किश्ती का कोई काम कोई नहीं। कि आप जो है ना जनाब वो बंदरगाह में बंदे में खड़े हैं कि जी मैं बाहर जो तूफान है उससे बच जाऊं। तो तूफान आदिल में ये क्या होगा, मैक्सिमम सर आपके बाद बांध टूट जाएंगे तो कोई बात नहीं। पीछे वो कहते हैं ना कि शायद के टूटे हैं किसी जहाज के बाद बांध, पागल हुई है रेत जो समुंदर के आसपास। तो सर बात ये है कि ये तो बेसिकली आपको रिस्क लेना पड़ता है और आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है। फिलॉसफी असाइड जो हमारे पास खबरें हैं आज की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आसिम मुनीर का अपने ही यूनिट से 23FF 23FF जो है इसकी अपनी यूनिट है, ठीक है जी। तो ये अपनी यूनिट से ही शदीद डरा हुआ है। आपका आर्मी चीफ जो होता है उसकी अपनी यूनिट उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर के ऊपर लगाई जाती है। जब वो आता है, पहले 16 बलूच थी बाजवे की, बदनाम हो गई बेचारा इतनी गद्दार जबरदस्त बटालियन, बाय द से। वे आदिल, उसको गद्दार बटालियन कहते हैं। 16 सालार 16 गद्दार बना दी बाजवे की वजह से सिर्फ, ठीक है। 16 और गद्दार बलूचियों ने फिर भी उसकी तस्वीर बलूच सेंटर में लगा दी। अब बेगैरत है ना, अब बेगैरत है। जरार बटालियन भी जो है वो गद्दार बटालियन बनेगी, लगता तो ये है। लेकिन सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आसिम मुनीर अपनी पलटन के ऊपर, अपनी यूनिट के ऊपर, मेरी यूनिट मेरा फखर जो एक कल्चर है उस पे भी एतबार नहीं करता। और इस वक्त उसको अपनी यूनिट से भी जान का इतना शदीद खतरा है कि उसकी अपनी यूनिट के जवान भी जो हैं वो इसकी हिफाजत के ऊपर वहां भेजे तो जरूर गए हैं, लेकिन उसकी हिफाजत पे मामूर करने की इजाजत नहीं दी गई। तमाम बाकी यूनिटों से इकट्ठे करके जो है यूनिट के बाहर से बंदे पोस्ट किए गए हैं, उनकी स्पेशलाइज सिक्योरिटी क्लियरेंसेस दी गई हैं। और 23FF के बहुत बड़ा एक ऐसा पोर्शन है जो असला लेके आर्मी हाउस के अंदर भी नहीं जा सकता और उनको आउट गार्डों पे रखा गया है, क्योंकि आसिम मुनीर की जो है वो फटती है अपनी यूनिट से। अपनी यूनिट के दरबारों में भी नहीं जाके बैठ सकता। बाजवा कम से कम दरबारों में तो जाके बैठ ही जाता था 16 बलूच के,
یہ تو وہ کام بھی نہیں کر سکتا سر. اس کو اتنا شدید اپنی جان کا خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا, اتنی شدید شدت کے ساتھ اس کو خوف ہے کہ مجھے ٹھوک جائے گا کوئی جو میری حرکتیں ہیں. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. الارمنگ یہ تو خوشائن ہے یار, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کے خوشی تو سر بڑا بات تو سر یہ ہے نا کہ پہلے تو غیر یقینی اور غیر اعتباری اس قسم کی اس کے اوپر اس ہوئی بھی ہے کہ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کی یہ فوج ہے اور کس قسم کی آرٹیکولیشن آف کمانڈ ہے کہ عاصم منیر جو ہے اس کو اپنی یونٹ کے جوانوں پہ اعتبار نہیں ہے اور کسی کے سامنے کھل کے جا نہیں سکتا, جان نکلی بھی ہوتی ہے اس کی ہر وقت. تو یہ آپ اندازہ کریں سر جو اس وقت جو عادل, یہ میں آپ کو نا اسی بات کو تاریخ کے ایک دائرے سے نا جوڑتا ہوں. یہ ذرا دیکھیں, یہ پتہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ سر نمک حرام دیوڑی. نمک حرام دیوڑی. یہ کون ہے جی؟ آلسو نون ایز ٹریٹرز گیٹ, غداروں کا گیٹ. یہ جعفر جنگ دیوڑی کہلائی جاتی تھی جعفر جنگ محل میں, پیلس میں. یہ میر جعفر کا محل تھا, اس کے اندر جانے کا یہ راستہ تھا, یہ دیوڑی تھی, یہ دروازہ تھا. آج بھی آپ جائیں نا تو اس کو کہتے ہیں نمک حرام دیوڑی, غداروں کی دیوڑی, غداروں کا گیٹ. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں ڈیری حسن آباد کا نام رکھا جائے گا ڈیری غدار آباد, اس لیے کہ یہ غدار وہاں رہا ہے, اور اس کو ڈیری غدار آباد رکھیں گے اور حسن آباد کے لوگوں سے کہیں گے جب تک اس کی تم نا ساری نشانیاں نہیں بٹاؤ گے یہ ڈیری غدار آباد ہے. اس کی یونٹ 23 ایف ایف غدار بٹالین نمبر 2 ہے. باجوے کی یونٹ, میں پھر چیخنے لگوں, آہستہ کرتا ہوں, باجوے کی یونٹ 16 غدار بلوچ. میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 16 غدار بلوچ کے ستون. ایک نے وہ ویڈیو مجھے بھیجی, ایک فوجی دستہ چل رہا ہے, کہتا ہے غداروں کا فوجی دستہ سلامی دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چبوترے میں جا رہا ہے. اچھا سر, میں آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ یہ میرے اور آپ کے جو پروگرامز جو فوج کے انٹرنل ڈائنامکس بتاتے ہیں یا فوج کے اندر بتاتے ہیں کہ کس قسم کی ڈیوائیڈ ہے, ان کی گیم کیا چل رہی ہے, عاصم منیر گروپ جو ہے وہ ندیم منجم گروپ کو قابو کرنے کے لیے کیا گیم چلا رہا ہے, یہ ڈائنامکس سارے کے سارے بتاتے ہیں. ان کو باقاعدہ طور کے اوپر رپورٹ کیا جاتا ہے. آج بھی رپورٹ کیا گیا ہے میرا اور آپ کا پروگرام جو میرے جو ہے وہ ایکس کے اوپر چلا تھا, اور اس میں یہی باتیں ہم نے بتائی تھی جو ڈرامے بازیاں ان کی اندر کی بتائی تھی, کس طرح ان کے اندر ان کے خلاف اتنی شدید ترین نفرت پاک فوج کے جوانوں اور افسروں میں پائی جاتی ہے, ینگ آفسرز میں اور جوانوں میں پائی جاتی ہے. وہ جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دیتے ہیں. تو سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جب ہم باتیں بتاتے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں, یہ ہمیں رپورٹ کرتا ہے, پی ٹی اے رپورٹ کر دیتا ہے. آج بھی میری 12 ٹویٹس رپورٹ کی, ان میں سے 2 میرے اور آپ کے پروگرامز ہیں. تو آپ کو اتنا زیادہ ڈر ہے. پہلے ویسے انہوں نے سر جو ہے وہ ٹاؤٹس چھوڑے تھے, گھس بیٹھیے چھوڑے تھے, اپنے ایسٹس چھوڑے تھے کہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, لیکن وہ پروگرام بھی فیل ہو گیا. اب دوبارہ پرانی اپنی نسخوں کے اوپر, پرانی حرکتوں کے اوپر یہ آگے ہیں, رپورٹیں کرنا چاہتے ہیں کہ یار کسی طرح جو ہے نا ان کا جو ہے وہ کام بند ہو, ان کی آواز سننی بند کریں, کیونکہ یہ وہ پرابلم ہے, سور تھمز ہیں جو سخت بات کرتے ہیں. بائی دا وے آپ کے لیے بھی پیغام ہے سر حیدر کہ سخت بات کرنی چاہیے. اب یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اپولوجیٹک ٹو اینی ون, مینز اینی ون. تو یہ اس سلسلے میں بات کی, خاص طور پہ ڈاکٹر معید پیرزادہ سے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ you don't need to be no, apologetic. I got a very heavy feedback on that کہ انہوں نے کہا you don't need to be apologetic to anyone. انہوں نے کسی کو بھی apologetic آپ جو کر رہے ہیں, ہاں آپ جو بات کریں آپ ٹھیک بات کریں. میں نا اس ایشو جی سر میں چونکہ وقت ضائع کرنا ہے کہ جی معید نے یہ کہا, اچھا کہا, برا کہا, فلانے نے یہ کہا, اس نے آواز ایسی نکالی, فلانے نے کہا. عادل, we have much bigger fish to fry. We have much bigger exactly, that's the point. ہم نے اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا. بالکل صحیح کہا. اچھا عادل, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ, میں اس بات کو جو آپ نے ابھی کی ہے نا کہ میرے اور آپ کے خلاف یہ پڑا ہے, اس کے ساتھ ایک اور جو دوہری انہوں نے مہم چلائی. ایک تو انہوں نے
लाजिमात है अपनी तरफ से चला रहे थे, इनके अपने ISPR के टाउट, फिर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जितने ये प्रो दहशतगर्द फौजियों के, प्रो सिसिलियन माफिया फौजियों के साथ जो लोग थे, उन्होंने एक एक चलाई हुई है। दूसरा, इन्होंने PTI के अंदर से भी एक ये मुहिम चलाई, पहले अपने छोटे बच्चे घुसाए चुप करके कि जाओ PTI का लगाओ, अपना वो जो कहते हैं ना डिस्प्ले पिक्चर में इमरान की तस्वीर लगाओ, फ्लैग लगाओ, और वो बाद से हल्की फुल्की मौसीकी करते रहो, और जब हम कहें इसके पीछे पड़ जाओ तो पड़ जाओ, तो पीछे ये दूसरा, सॉरी 3 थे, ये दूसरा तरीका उन्होंने इख्तियार किया था। और तीसरा तरीका उन्होंने इख्तियार किया कि PTI के अंदर से सीनियर लीडरशिप जिनको हमने बेनकाब किया, और लोग कहते हैं आप क्यों करते, डिवाइड होती है। मैंने कहा नहीं, मैं ये आपके इमरान खान की ज़िंदगी के लिए हम लड़े, हम पाकिस्तान की आज़ाद जमहूरियत के लिए लड़े, तो इनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरत है और याद दिलाना है कि इनसे बच के। ये तीसरे लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि जी इनको ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दिया गया है फौज को कि देखें जी हमने तो उनके खिलाफ लाताल्लुकी कर दी है, अब आप प्लीज कुछ हमारा ख्याल रखें। मैं कहता हूं कि मैंने एक सवाल पूछा था पिछली उसमें कि जी क्या इमरान खान मेरे और आपके खिलाफ, तो किसी ने कहा आप अपने आप को इतने इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आपके खिलाफ इमरान खान बयान देगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता इतना इंपॉर्टेंट, हम बहुत हकीन है, बहुत छोटे हैं, मैं और आदिल एक पीदी ना पीदी के शोरवे के बराबर नहीं है। लेकिन चूंकि PTI की सीनियर लीडरशिप ने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और हर रोज कोई एक आधा उनके ये दो जो बंदर है, असद कैसर और मरवत बंदर, लेवल ऑफ लेजिटिमेसी तो जो है इन्होंने खुद दी है ना सर, तो जी, कुछ ना कुछ तो है, ऐसे थोड़ी है। और तो बेशक चलो, ये जो तो मैंने मर्जी कहा, कर मैं दें। फिर मुझे ये कहा गया कि जी उनके पास भी सब लोग रोते धोते गए, 4-5 लोग, नाम नहीं लेता छोड़ दे, रोते गए कि जी ये देखें ये क्या कर रहे हैं, आप भी एक ऐलान करें कि जी मैं इनके जो व्यूज है ना, मैं इनसे नहीं करता। मेरे पास खबर आई है कि जी वो कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन जो खबर देने वाले ने मुझे कहा कि जी मैं उनकी तो गारंटी देता हूं कि वो नहीं करेंगे, बाकी PTI के लीडरशिप के अंदर से मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा ये मैं लोगों को बता दूं। अब सर ये आगे, कैप्शन आप लिख दें, ये कैप्शन लिख दें, फ्री हाँ, पब्लिसिटी। यही काम एस्टैब्लिशमेंट 2 साल से हमारे साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट GHQ ISPR कर रहा है, हमें फ्री पब्लिसिटी दे रहा है। तो दुनिया कहती है यार ये चक्कर किए देखिए तो सही, इतने बड़े केड़े जम पे ने गद्दार। तो जब वो सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये तो बात ठीक कर रहे हैं, हक सच बात करें, इतने जोर के साथ जो हक सच बात का अपना वजन होता है। अब वो काम इन्होंने इनसे शुरू करवा दिया तो कर लें, ये काम भी देख लें, एंड रिजल्ट इसका भी यही निकलना है। तो थैंक यू फॉर द फ्री पब्लिसिटी, दैट्स ऑल आई कैन से सर। बिल्कुल आदर ठीक है। अच्छा, अब आते थोड़ा सा ना टैक्टिकल बात पे आ जाए, मैं प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। टैक्टिकल बात ये है कि जो हमने सुबह बात की ना, हमने सुबह बात ये की कि ये जो मौजूदा निज़ाम है फ़ौज का, जिस तरीके से ये इस वक्त जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह का बना हुआ है, जिस तरह की हमारी इस वक्त की अदलिया है, जिस तरीके की हमारी इस तरह की फ़ौज है, पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है, हमारा ब्यूरोक्रेसी है, और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं जो इज्तिमाई तौर पर और इंडिविजुअली भी मुल्क पर नज़्म ज़ब्त चलाते हैं। सवाल हमने सुबह ये किया था कि क्या इस निज़ाम के अंदर पाकिस्तान बच सकता है? मेरा तो क्लियर जवाब था कि इस निज़ाम के तहत नहीं बच सकता, और इन इदारों जिस तरह के ये इस वक्त हैं, इस किस्म के इदारों के तहत भी नहीं चल सकता। और मैंने बहुत एक खतरनाक बात की, जो कि मैं फिर करने वाला हूं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई तकरीबकारी कर रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि बंगी साहब ने फतेह मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात से हमें बहुत कुछ बताया। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं सुबह का देखें। हमने सवाल क्या पूछना है? हमने सवाल यह पूछना है कि अगर तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम का स्टेट के साथ है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है? दो चीजों से होता है। एक, उसके अंदर क्या होता है कि आपका कानून, जिसके तहत आप जो है इस मुल्क में नब्ज़ो ज़ब्त रहते हैं। दूसरा, आपका आइन। ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अवाम का उन लोगों के साथ जिनको उन्होंने ही मैंडेट दिया है कि आप जो है नज़्म ज़ब्त संभालें। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों जो आपके आपस में हाथ मिला के आपने कहा है कि जी हम इन असूलों के तहत, इन कानून के तहत, इस आइन की शिकों के तहत आपने हम हमारे साथ भाईचारा रखना है, हुकूमत चलाए, वो अगर टूट गया और सिर्फ एक कानून रह गया बंदूक का,
एक आइन रह गया बंदूक का। तो मुझे बताएं, लोग क्यों नहीं मजबूर होंगे कि अपने हाथ में वही कानून उठाएं, वही आइन उठाएं जो कि आपके फौज ने और आसिम मुनीर ने कहा है कि सिर्फ ये कानून है और वो है बंदूक का कानून। जी आदिल। सर देखिए, मैं इसके ऊपर जवाब ऑलरेडी जो है वो दे चुका हूं, और मैं चाहूंगा कि जो हमारा गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के रात का वक्त था 10 बजे का लाइव वीलॉग है वो लाजमी आप देखें, उस पर बड़ी एक्सटेंसिव मैंने जवाब दिए। मैं लेकिन क्लोजिंग में इतना जरूर कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि सर सिग्नल के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भेजी है जो मुझे एक फौजी अफसर ने भेजी है, और उसने कहा है कि आसिम मुनीर ट्रुप्स को विजिट कर रहा है, आर्मी चीफ की ये औकात रह गई है। उस वीडियो को जरा प्ले करें। मैं इट्स अ फनी वीडियो फाइन, बट दिस इज द थॉट प्रोसेस प्रिवेलिंग अमंग्स द रैंक्स एंड फाइल। तो फिर बात लोग कहते हैं कि यार इन्ने ही तुसी तंग होते, तुसी कुछ कर दे क्यों नहीं। बात तो ये है, लेकिन बहरहाल ये जरूरी है कि आसिम मुनीर को ये इसकी हकीकत बताना और दिखाना कि यार इसके बारे में, इसके अपने ट्रुप्स की राय क्या है, इसके अपने यंग ऑफिसर्स या इसके अपने ऑफिसर्स क्या सोच रहे हैं। ये जरा वीडियो आप प्ले करके देखिएगा सर, और इसमें आप दिखाएं कि आवाम को पता चले। कहते हैं जी ये आसिम मुनीर जवानों से मिलने आया हुआ है, ट्रुप्स से मिलने आया हुआ है, अंदाजा आप कर लें सर, और वो उसको जो है जाने का कह रहे हैं। आदिल, बाय द वे मुझे भी ये फौजी अफसर ने भेजी है। अच्छा, अंदाजा कर लें आप। जो और आप मुझे साथ बता लिखा रहे हुआ है, थे तो साथ लिखा हुआ यही लिखा हुआ है फौजी अफसरों ने कि आसिम मुनीर विजिटिंग द ट्रुप्स लिखा हुआ है। हाँ। तो आप अंदाजा करें, मेरे ख्याल में तो कैप्शन भी होना चाहिए। Mamá, preda. आदिल खैर टू हैव फन, बट रियली इसकी औकात यही है। इसकी औकात खुदा गधे से बेहतर नहीं। हम तो खैर उसको बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वाकई ये गधे से बेहतर इसकी औकात ही है। अच्छा आदिल, एक मैं फिर सवाल का मैं हर प्रोग्राम में आपके जवाब दूंगा जो आपने मेरे से पूछा था कि जी फौजी अफसर कहते हैं कि आप हमें जर्नलों के साथ ना शामिल करें। मेरा आखिरी कमेंट है और फिर मैं ख़त्म करता हूँ, आपसे आखिरी कमेंट लूँ। आपने कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाया था कि हम इस मुल्क का दिफा करेंगे, इसके आइन का दिफा करेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, कानूनी अहकामात मानेंगे। ये आपने किया था। हर अफसर ने ये ओथ लिया, हर जवान ने ये ओथ लिया। मैं सुना भी देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये जरा एक दफा सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं बर्री, बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा, और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए
तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी। जी आदिल, आदिल में हर फौजी अफसर की बीवी, हर फौजी अफसर की माँ, हर फौजी अफसर का बाप, हर फौजी अफसर और जवान का बेटा बेटी, भाई बहन, माँ बाप, मियाँ बीवी, सबसे कहता हूँ कि अपने फौजी जो भी तुम्हारा औरत है आदमी उसको ये सुनाओ। फिर उनसे सवाल पूछें कि तुम्हारा जो इस वक्त आर्मी चीफ है, जो गसिब है, जो खुद गैर कानूनी गैर आईनी है, 2 दिन पहले इसको रिटायर हो जाना चाहिए था, और गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर इसको लगाया गया, ये आईनी भी नहीं है। इसने इस ओथ को तोड़ा, इसने मुल्क का कानून तोड़ा, इसने मुल्क का आइन तोड़ा, इसने सियासत में हिस्सा लिया। हिस्सा क्या लिया? इसने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, इसने गैर कानूनी अहकामात दिए, इसने इस मुल्क की चादर और चार दीवारी की तबाही बर्बादी कर दी, इसने इस मुल्क की अखलाकियात और इक़्तिदार को तोड़ दिया, इसने मुल्क की माओं बहनों बेटियों की इज्जतें लुटवाई। इस आदमी ने 30,000 कैद किए, इस आदमी ने एक चलते हुए वजीर आजम को कैद में रखा हुआ है, उसकी बीवी को कैद में रखा है, उनकी बीवी के खिलाफ इतने गलीज किस्म की बातें करवाई कोर्ट के अंदर कि इस आदमी को भी शायद शर्म आ गई होगी कि नहीं आई होगी। तो ये आदमी जिसने खुद हर चीज तोड़ दी है, इस ओथ की जो आप रोज लेते थे पीएमए के अंदर, 2-2 महीने हम लेते थे ये पासिंग आउट परेड से पहले, रेजिमेंटल सेंटर में भी ये 1.5-2 महीने, ये हमने को 40-50-100 दफा शायद हमने इसका रिहर्सल किया होगा। ये तो कूट कूट के हमारे ज़हन में है, हमारे दिल में। मैं तो बगैर देखे हुए मैं ये ओथ पूरा बयान कर सकता हूँ। तो फिर आप कैसे इस आदमी को इजाजत देते हैं इसके जर्नैलों के साथ कि ये इस मुल्क को तबाह करें, बर्बाद करें, इसका आइन तोड़े, इसका कानून तोड़े, इसको खाना जंगी? आपके पास सिर्फ एक फैसला है, आपने या अपनी नौकरी बचाना है या आपने मुल्क बचाना है। आपने अगर नौकरी बचानी है तो मुल्क गया, तो फिर मेरे पास आके प्लीज आदिल राजा के थ्रू जो है ना टी 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 टू टू टा मत करें कि जी हैदर साहब से कहें कि प्लीज जी, सर से कहें कि प्लीज जी हमारे जी हमें इन जनरलों के साथ के तुम उतनी बेगैरत बेशर्म बेहया हो अगर तुमने अपना आईनी और कानूनी हक नहीं इस्तेमाल किया और इन जर्नैलों को तुमने अरेस्ट नहीं किया। मैं जो कहता हूँ ठिकाने लगा दो। लोग कहते हैं जी आप कह रहे हैं इनको गोली मार दे, मैं कहता नहीं गोली तो ना मारो, मतलब जरा मशवरा कर लो, लेकिन अरेस्ट करो इनको अरेस्ट करो, बिकॉज ये मुल्क के मुजरिम हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, इनको अरेस्ट करो, कैद करो, क्वार्टर गार्ड में डालो, जेल में डालो, लोगों का मैंडेट वापस दो और फिर इनके साथ जो कानून करे वो करे। वो तुमने अपना हक अदा करना है जो तुमने इस ओथ का लिया था। फौजी, सारे फौजी अफसरों को, सारे फौजी जवान, सूबेदार साहिबान, एनसीओ, जेसीओ, लांस नायक सबको कहता हूं तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ताकत इस्तेमाल करके ये बैठा हुआ है, तो अगर तुम अपनी ताकत इसको देते हो और यजीद की फौज को देते हो तो तुम भी यजीदी हो। जी आदिल। मैं तो सर सिर्फ बड़ा सिंपल कहूंगा कि जो मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर ये फौज नाम लिखा करें, जर्नैल लिखा करें, तो उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो आपको ओथ पीएमए में आपने लिया था, ये सब ओथ यही लेते हैं, ये हल्फ यही उठाते हैं। आप हल्फ की पासदारी करें तो हम आपका नाम, फौज का नाम नहीं लिखेंगे, हम जर्नैलों का नाम लिखेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पे। लेकिन आपने जो कसम खाई है अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, उसकी पासदारी करें तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी बात भी पूरी पूरी मानेंगे। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया आदिल। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपके अहल को, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ मान में रखे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जिहाद कर रहे हैं उनको हिफ्ज़ मान में रखे हक़ीक़ी आज़ादी के लिए। और जो बेचारे क़ैद में हैं, इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बहुत ख़तरे में है, उनकी जान, अल्लाह सुब्हान ताला उनको इस शर से बचाए। इन सब हज़ारों जो क़ैद में, हमारी आलिया हमज़ा, हमारी सनम जावेद और ख़वातीन और बच्चे बूढ़े जो क़ैद में हैं और वर्कर जो जवान हैं,
ان کو رہائی ملے, پھلتے پھولتے پاکستان میں آئیں, ایک آزاد جمہوری پاکستان میں آئیں. ان ناصروں کو, یہ فوجی سسلین مافیا, ان کے اوپر جو غنڈے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نیست و نابود کر کے ان کو جڑوں سے اٹھا کے پھینکیں کہ ان کی آنے والی پشتیں بھی ان کا نام نہ لیں اور کہیں کہ یہ غدار عاصم ہے, یہ 23 FF غدار بٹالین تھی, یہ 16 بلوچ غدار. 23 FF اپنی, اگر تم نے اپنی عزت بچانی ہے نا تو کرو جو میں تم کو لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اریسٹ کرو اس آدمی کو, اس کے ساتھ جنرل کو اریسٹ کرو, ڈالو ان کو کوارٹر گارڈ میں, اور حکومت ان لوگوں کو دو جن نے ان کو, جو ان کا مینڈیٹ ہے, اور جو بیچارے اس جہاد میں شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, الہی ہم. السلام علیکم, خدا. بہت شکریہ عادل. تھینک یو سر. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ.